वेलकम दोस्तों, आइडिएट सीबीएसई स्कूल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कई सप्ताहों से लगातार हमारे एकेडमिक काउंसलर्स को, सपोर्ट टीम को फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप कमेंट्स इत्यादि मिल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। शायद इस वीडियो के माध्यम से उन सारी क्वेरीज का मैं जवाब दे सकूं जो स्कूल या एजुकेशन लाइन में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी होगा। जो सबसे पहला क्वेरी हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही है वो प्री प्राइमरी स्कूल या प्ले स्कूल के लिए आ रही है। तो इसमें कई लोगों का मैंने इसमें पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशंस के साथ में बताता हूँ। यदि प्री प्राइमरी स्कूल बनाना है तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नहीं हैं, और कुछ एक स्टेट्स को छोड़ के कर्नाटका जैसे स्टेट्स हैं जिसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वो भी कुछ खास नहीं है, वो भी रजिस्ट्रेशन भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो प्री प्राइमरी का या दिल्ली में इस तरह का था वो रिपील हो गया है। तो मोस्टली जो आपका लीगल एंटिटी है उस पर ही आपका प्री प्राइमरी स्कूल चलता है। यदि इन केस आप किसी बड़े ग्रुप के साथ में या आइडिएट ई नॉलेज स्कूल के साथ में यदि आप फ्रेंचाइज मॉडल पे जाना चाहते हैं तो भी लीगल एंटिटी तो एक आपको रखना होगा जिसके साथ आपको एमओयू करना होगा, और इस तरह से आप एक फ्रेंचाइज स्कूल के रूप में उसके ब्रांड को यूज़ करते हुए आप काम करेंगे। अब सवाल आता है कि बजट या इन्वेस्टमेंट क्या है। ये डिपेंड करता है लोकेशंस के ऊपर में। यदि लोकेशंस के ऊपर में आप रेंटेड हाउस के ऊपर में यदि आप अपना प्री प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं तो जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसका जो रेंट है वो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ कॉस्ट हो गया। इसके अलावा उसे रेडी करने में आपको कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगेंगे, तो कम से कम आपको 400 स्क्वायर फीट या 350 से 400 स्क्वायर फीट के कम से कम 6 से 7 रूम्स आपको ज़रूर रखने चाहिए। इसके अलावा एक छोटा रिसेप्शन भी होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के बाथरूम जाने का, स्टाफ के लिए, स्टाफ वेलफेयर के लिए जो भी रूम्स है वो सारी होनी चाहिए। तो मोर और लेस ये कम से कम 2 से 3,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें 5 से 6 रूम कम से कम हो, और रिसेप्शन एरिया हो जहाँ पे आप एडमिशन वगैरह कर सके, और रिफ्रेशमेंट एरिया हो। तो इस तरह का चीज़ यदि हो तो आप उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं यदि रेंटेड प्रॉपर्टी लेते हैं तो इस तरह के क्लासरूम्स और इनको बनाने में क्या खर्च पड़ता है। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि यदि आप स्टार्टिंग 3 क्लास के साथ भी करते हैं और तो भी कम से कम 6 से 7 लाख 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंचाइज मॉडल पे जाते हैं तो जो भी फ्रेंचाइजर आपको अपना नाम देगा उसके लिए वो आपसे उसका प्राइस लेगा, कंसल्टेंसी का प्राइस लेगा। सपोज कीजिए आपने आइडिएट ई नॉलेज स्कूल का किड्स जोन का आपने एप्लीकेशन किया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कोर्स करिकुलम मिलेगा, आपको डिजिटल कंटेंट मिलेगा। किस तरह का डिजिटल कंटेंट मिलेगा, इस वीडियो के बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो किस तरह का डिजिटल कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको मालूम चल जाएगा। इसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, यानी मॉडल प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको टीचर्स की ट्रेनिंग है वो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आप चाहे तो आइडिएट ई नॉलेज स्कूल के एफिलिएटेड स्कूल्स पे जाके अपने टीचर्स को भेज सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं या देखने के लिए भेज सकते हैं। तो इस तरह बाकी फ्रेंचाइजर्स के भी अपने सुविधा है जिनके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक आइडिया ये है कि यदि आप स्टार्टअप कर रहे हैं, यू नीड अ कंसल्टेंट और यू नीड अ फ्रेंचाइजर, बिकॉज फॉर कोर्स करिकुलम टू व्हाट एक्चुअली यू वांट टू प्रोवाइड, बिकॉज ये प्रिपेयरिंग ग्राउंड है। मॉन्टेसरी स्कूल या फिर प्ले ग्रुप या प्ले स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल, ये एक प्रिपेयरिंग ग्राउंड है। यहाँ बच्चे को आप तैयार करते हैं कि बच्चे क्लास 1 में या क्लास 2 में कहीं पे जा सकते हैं, किसी अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, और आपका प्रिपेयरिंग ग्राउंड यानी आपका ग्राउंड अच्छा बनाया हुआ होगा तो उस बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा।
और मैं ये बोलता हूँ कि जब प्री प्राइमरी स्कूल बनाएं तो इतना स्कोप रखें कि प्ले ग्रुप का एक क्लास हो जिसमें केवल बच्चे खेलने वाले बच्चे हो, 2 साल के बच्चे हो। उसके बाद में लोअर नर्सरी हो, लोअर केजी हो, अपर केजी हो, क्लास 1 भी हो। मान लीजिए अपर केजी के बाद में किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्लास 1 तक का सपोर्ट सिस्टम आपके पास में होना चाहिए, ताकि क्लास 1 में भी वो ट्राई करे, एडमिशन उसको कहीं ना कहीं मिल जाए। और कोरोना के बाद में जिस तरह से स्कूल्स बंद हुई हैं, उस तरह से तो शायद आने वाले समय में स्कूल्स का एडमिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, पॉलिटिकली भी, सोशली भी। तो बेसिकली जो मॉन्टेसरी या प्ले ग्रुप स्कूल हैं उनके लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो भी, उनका भी इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया। रेंटेड अपार्टमेंट या ओन्ड अपार्टमेंट जो भी हो, स्पेस हो आपके पास में, कमर्शियल एरिया हो, सेमी कमर्शियल एरिया हो, रेसिडेंशियल एरिया हो। और रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। आपको मॉन्टेसरी ट्रेंड टीचर्स यदि लाते हैं, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रिकग्नाइज्ड नहीं होता है। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग यदि आप टीचर्स लाते हैं तो उनके पास में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों को पढ़ाने का, टीचिंग एड्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो मॉन्टेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या मॉन्टेसरी स्कूल करने के लिए इन्वेस्टमेंट स्पेस 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट का स्पेस कम से कम आपको लगेगा। क्यों लगेगा मैंने बता दिया। इन्वेस्टमेंट आपको क्यों लगेगा, डेकोरेशंस में लगेंगे, टॉयज़ में लगेंगे, आप वहाँ पे फैसिलिटी रखेंगे उसके लिए लगेंगे, क्योंकि यदि फैसिलिटीज़ नहीं रखेंगे तो आपकी एडमिशन नहीं आएंगी। आपका इनिशियल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगेगा। तो इस तरह से आपको मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट तो लेके ही चलना पड़ेगा। लोकेशन भी आपको ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है, तो वो लोकेशन का सर्वे भी आपको करना पड़ेगा। तो ये जो पहला मेरे पास में काफ़ी कॉल्स आ रहे प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए, तो मैं बता दूं कि प्री प्राइमरी के लिए हमारा कंसल्टेंसी होता है, लेकिन सबसे पहले आपको ये रेडी करना होता है कि आपके पास में क्या रेंटेड या ओन्ड हाउस है जहाँ पे आप प्री प्राइमरी के लिए 4-5 क्लास दे सकते हैं, क्लासरूम्स दे सकते हैं, 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट दे सकते हैं, 7 से 10 लाख रुपए के बीच में आप लगा सकते हैं। और ROI जो है वो जनरली स्कूल में 2 से 3 साल में स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से आप उतना पेशेंस है, उतना फंड को आप उतने दिन रख सकते हैं। और आपका लोकेशन कैसा है, किस तरह के फीस स्ट्रक्चर्स में वहाँ पे स्कूल्स चलते हैं, वो सारा सर्वे के हिसाब से ही आपको आपका फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी डिसाइड होता है। तो ये पहला मैंने क्वेरीज़ का मैंने जवाब दिया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ऐसे भी हैं जिनका ऑलरेडी स्कूल चल रहा है, कोरोना के कारण स्कूल बंद रहा, स्कूल आगे नहीं चल पाया, मिडिल स्कूल तक उनका स्कूल चला। तो ऐसे स्कूल वाले पूछते हैं कि भाई इनको NOC कैसे मिलेगा, इनको CBSE का एफिलिएशन कैसे मिलेगा, या ICSE बोर्ड का या कोई भी लोकल बोर्ड का एफिलिएशंस कैसा मिलेगा, स्टेट बोर्ड का एफिलिएशंस कैसे मिलेगा। तो मैं ये बता दूं कि कहीं का भी एफिलिएशन ले, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने पिछले वीडियो में बताया वो करीब करीब वैसा होना ही चाहिए, तो ही आपको एफिलिएशंस मिलेंगे। और एफिलिएशंस के पहले आपका रिकॉग्निशन स्टेट गवर्नमेंट से ज़रूरी है, जिसको NOC भी बोला जाता है, रिकॉग्निशंस भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर सर्टिफिकेट एक भी होता है, कहीं कहीं पर अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशंस आपको स्टेट गवर्नमेंट्स जो देती है, यदि आप CBSE ICSE कैम्ब्रिज बोर्ड में जा रहे हैं, क्लास 8 तक की आपको देती है रिकॉग्निशंस। उसके बिना अपना ICSE बोर्ड, CBSE या कैम्ब्रिज किसी में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशंस कहाँ से मिलता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको बेसिक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपको NOC या सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशंस इशू होता है। सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, बट मोस्टली जो चीफ एजुकेशन में जो चीफ होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं, वही ये सारा काम देखते हैं मिनिस्टर के अंदर में, और NOC और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशंस उनको ही इशू होता है। यदि आप लोकल बोर्ड या स्टेट बोर्ड को लेना चाह रहे हैं तो उस बोर्ड के लिए भी आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास में ही जाना पड़ेगा, या जो डिस्ट्रिक्ट में आप हैं वहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़रूर होगा, जो कि DM के अंडर में होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में होगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में नहीं भी होगा तो भी जो डिपार्टमेंट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में होगा वो होगा। जहाँ पे आपको UDIS का डिपार्टमेंट, UDIS के लिए भी काफ़ी इंक्वायरीज मेरे पास में। UDIS जो है वो एक फ्री एप्लीकेशन है, ये एक तरह का स्कूल का आधार है। जनगणना के हिसाब से इसे गवर्नमेंट ने इसे इनिशियली स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को। तो और इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका ये ड्यूटी है कि वो
जो ओपन स्कूल उसके पास में जाए, वहाँ पे जाके सर्वे करे, सर्वेक्षण करके उन्हें एप्लीकेशन दे के उनसे एप्लीकेशन भरवाने के बाद में ऑनलाइन उन्हें सिस्टम प्रोवाइड करे, सारा डेटा कलेक्ट करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाए, ताकि सारे डेटास को एनालिसिस करके ये जाना जा सके कि भाई हमारा इंडिया कंट्री जो है उसका एजुकेशन किस धारा पे जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वर्तमान स्थिति कैसी है, इसके लिए यूडीआई सिस्टम को लॉन्च किया गया कि भी वर्तमान स्थिति कैसी है, कोरोना के बाद में स्थिति कैसी है, जब बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं, प्राइवेट एडेड स्कूल्स बंद हो गए हैं। तो उस स्थिति में क्या पोजीशन है देश का कि एजुकेशन के हिसाब से, तो वो यूडीआई उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं यूडीआई से ही स्कूल चल जाता है, यूडीआई से स्कूल नहीं चलता है, उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन चाहिए। यदि मिडिल स्कूल भी चला रहे हैं, इवन देन यू रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। इट इज प्रेटी क्लियर in any state, if you are running a school, you must require a certificate of recognition from competent authority known as Department of Education in any state. It must be related to Ministry of Education. इनके साथ मिला हुआ होना चाहिए। उससे मिला हुआ, यदि उनसे मिला हुआ कोई अप्रूवल है, वही मान्य है। मानने का मतलब ये है कि आप यदि क्लास 5, 6, 7, 8 चला रहे हैं, मैट्रिकुलेशन नहीं भी कर रहे हैं, तो भी क्या आपके स्कूल को मान्यता प्राप्त है। जिस स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं होती है उस स्कूल में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए मान्यता के लिए जरूर एप्लीकेशन कर देना चाहिए। एप्लीकेशन भी कर दिया, वो भी एक पार्ट है, वो भी एक्सेप्टेड है। इसके अलावा हमारे पास में जो एक लैंड रिक्वायरमेंट के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाया था, लैंड रिक्वायरमेंट के लिए, तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स में लैंड का रिक्वायरमेंट कम पड़ता है और आईसीएसई बोर्ड में भी लैंड की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में यदि आप जाना चाहते हैं तो लैंड का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो वो मैंने क्लियरली, आप पिछला वीडियो यदि देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि लैंड का एग्जैक्टली कितना रिक्वायरमेंट है। करीब 1.5 से 2 एकड़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है सीबीएसई के लिए। आईसीएसई बोर्ड के लिए यदि 1 एकड़ हो या ½ to 1 एकड़ हो तो भी बहुत है। और डिपेंड करता है प्लेस के ऊपर भी कि आप किस प्लेस पे आप अपना स्कूल को ओपन करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी चेंजमेंट है। इसके अलावा हमारे पास इंक्वायरी आया है कि भाई बजट के बारे में आया, तो मैं ये बता दूं कि नॉर्मली यदि स्कूल आप यदि ओपन करना चाहते हैं, K+12 का स्कूल, एक फुल फ्लेजेड स्कूल, डे बोर्डिंग स्कूल यदि ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड या व्हाटएवर बोर्ड हो, तो उसके लिए आपको लैंड में इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफाइड उसका कंस्ट्रक्शन का डिटेल्स है। कैसा स्पेसिफिक आपको क्लासरूम होना चाहिए, लैबोरेटरी होनी चाहिए, किस तरह से आपके पास में जो है मैदान होना चाहिए या जो भी चीज़ होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सारा स्पेसिफाइड है। तो उस हिसाब से कम बिटवीन 2 करोड़ to 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, जिस तरह का स्कूल बनाते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल बनाते हैं, तो 20 एकड़ लैंड लगते हैं, 10 to 20 एकड़ लैंड लगते हैं, तो उसमें आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये यदि क्वेश्चन कोई कॉल करके पूछ रहा भाई स्कूल बनाने में क्या लगेगा, तो ये जवाब देना एक्चुअली इट्स नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि आप किस तरह का स्कूल बनाना चाहते हैं, कैसा स्कूल बनाना चाहते हैं, K+12 बनाना चाहते हैं, ये मिडिल स्कूल ही बनाना चाहते हैं, 8 तक का स्कूल बनाना चाहते हैं, नॉर्मल एक बिल्डिंग, रेंटेड बिल्डिंग आपने भाड़े पे ले लिया, उस पर आप विदाउट रिकॉग्निशन चलाना चाहते हैं। वैसे भी स्कूल्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे स्कूल्स थे वैसे, उसमें कम खर्च पे भी आप स्कूल बना सकते हैं। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना है तो ऐसे स्कूल्स का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे बाद में आपको, तो रिकग्नाइज्ड स्कूल ही आपको मिलेंगे। और बच्चों के फ्यूचर के लिए भी रिकग्नाइज्ड स्कूल होना, एक सिस्टम के साथ में होना ज़रूरी है। तो इस तरह का इंक्वायरीज मेरे पास में काफ़ी कुछ आया, तो मैंने एक चीज़ क्लियर कर दिया। इसके अलावा यदि आइडिएट स्कूल का आप प्री प्राइमरी सेक्शंस के लिए यदि आइडिएट स्कूल के नेम को लेते हैं, तो हमारी तरफ से कोर्स करिकुलम प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स करिकुलम के लिए आपको कहीं भी तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेसन प्लान, कोर्स करिकुलम, बुक्स, रेफरेंस एक्सेट्रा। डिजिटल कंटेंट जो इस वीडियो के बाद में मैं रन करूँगा, डिजिटल कंटेंट भी आपको बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा।
इसके अलावा ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग, लोकल है तो नॉर्मल फिजिकल ट्रेनिंग मिल जाएगा। इसके अलावा भी बेसिकली स्टार्टअप करते समय क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो भी कंसल्टेंसी में आपको इंक्लूड हो जाएगा। यदि आप आइडिया ट्रेनिंग लेते हैं, किसी और फ्रेंचाइजर का भी लेते हैं तो वो भी आपको सपोर्ट देगा ही। तो मेरा तो यही एडवाइस है कि यदि कोई प्री प्राइमरी स्कूल खोलना चाहता है तो ही मस्ट टेक द हेल्प ऑफ आइदर कंसल्टेंट or a franchisor without which he cannot provide or she cannot provide proper education, because it's a preparing ground। ये एक preparing ground है जहाँ पे आप child को ready कर रहे हैं। बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत हिम्मत वाला काम है ये। इस काम के लिए franchisor या consultant की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि फिर भी हमारा डिटेल्स दिया हुआ, कोई भी आपके पास में क्वेरीज हो, हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो फ़ोन रिसीव करते हैं, आपको फ़ोन में जवाब भी देते हैं। यदि ईमेल कमेंट्स आता है तो कमेंट्स पे भी जवाब दिया जाता है। कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स किए जो कमेंट्स हम लोगों ने रिमूव किया है एज़ पर आवर पॉलिसीज़, लेकिन कमेंट्स यदि रिस्पेक्टफुली दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप बताएं। इस तरह की वीडियोस को वापस से बनाएंगे और इस पे और भी चर्चा करेंगे, इसके ऊपर में और चर्चा करेंगे और गहराई से जाएंगे। यदि फिर भी आपको कंसल्टेंट नहीं चाहिए तो हमारा ये चैनल को, हमारा ये वीडियोस को आप देखते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसके बाद में मेरा ऑनलाइन सेशन, गूगल का ऑनलाइन सेशन है। गूगल को ऑनलाइन सेशन होने के बाद में सरस पोर्टल सीबीएसई का क्या है और ओएसिस पोर्टल क्या है सीबीएसई का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि जो लोग आगे बढ़ गए हैं और जो लोग सीबीएसई के माध्यम से एफिलिएशंस लेना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो में बनाऊंगा जिसमें लाइव पोर्टल को लॉगिन करके, ओएसिस पोर्टल को लॉगिन करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा उसके लिए होगा। उसके पहले गूगल सेशंस जो मैंने कुछ लोगों के साथ में बुक किया है, वो सेशन करने के बाद में जो एक्सपीरियंस होगा उस आधार पे ही आप लोगों के साथ में मिलूँगा और एक नए वीडियो में आपके साथ में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमें कमेंट्स करने के लिए, फ़ोन करने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमें उत्साहवर्धक करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।